हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में। भारत के संविधान में कौन से देश से कौन सा प्रावधान ग्रहण किया गया, कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली की। संसद की शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन प्रणाली का प्रचलन है। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण करी गई है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं और जो विशेषाधिकार संसद को प्राप्त हैं, यानी जो संसद को विशेषाधिकार वाली प्रक्रिया है, ये भी भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण किया गया है विधि का शासन। इसके अलावा संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति क्या रहेगी, ये प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में, और ये एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रचलन है। मैंने कल आपको बताया था कि अमेरिका में जो अमेरिका है वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाती है। वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है क्योंकि वहाँ पर राज्य की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की नागरिकता अलग होती है। लेकिन भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया वो एकल नागरिकता के प्रावधान को शामिल किया गया, और ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया। यहाँ से अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एकल नागरिकता, ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है या किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा जब भी भारत में चुनाव होते हैं, चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। यानी कि चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की घोषणा का जो प्रावधान है ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल प्रणाली है हमारा जो मंत्रिमंडल का प्रावधान है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ब्रिटेन के ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये जानना है कि हमारे देश के संविधान में जो प्रावधान वर्तमान में मौजूद हैं वो उनमें से कौन कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अब बात करते हैं यूएसए से। यूएसए से हमारे देश के संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें ग्रहण की गई हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मूल अधिकार। हमारे संविधान में जो हमें मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, भारत के नागरिकों को भारत का संविधान जो मूल अधिकार प्रदान करता है वो मूल अधिकारों का जो प्रावधान है हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रक्रिया है, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है कि जैसे न्यायालय कोई फैसला देता है या कोई डिसीजन देता है, ठीक है, और कोई व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि इस फैसले पर न्यायालय को पुनः विचार करने की आवश्यकता है, तो वो रिट दायर कर सकता है। तो न्यायालय उस फैसले पर फिर दोबारा से विचार कर सकता है, तो और फैसले को बदल भी सकता है अपने को। तो ये जो होती है वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का जो प्रावधान है हमारे देश में वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान सर्वोच्च है। संविधान कैसा है? सर्वोच्च है। और संविधान की सर्वोच्चता ये जो प्रावधान है ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद यानी कि भारत के लिए एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। भारत के लिए एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा या एक राष्ट्रपति होगा जिसका निर्वाचन किया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता है, कभी कभी यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वाचित राष्ट्रपति, और इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ पर दोनों में आपको थोड़ा सा स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि निर्वाचित राष्ट्रपति यानी यूएसए के संविधान से जो प्रावधान लिया गया है वो ये है कि राष्ट्रपति का पद, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो कैसा होगा? निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यानी उसका निर्वाचन किया जाएगा। लेकिन निर्वाचन की जो प्रक्रिया है यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होना है, वो जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रोसेस है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो भी सिस्टम है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इसके विपरीत राष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए के संविधान से लिया गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई होगी।
तो निर्वाचित राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति का पद जिसका निर्वाचन होगा, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति या कोई ऐसा काम करता है जिसके आधार पर वो उसको दोषी सिद्ध किया जा सकता है, या कुछ ऐसा काम कर सकता है जो विधि विरुद्ध हो या कानून के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर क्या किया जा सकता है, महाभियोग यानी मुकदमा चलाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर ये महाभियोग की जो प्रक्रिया का प्रावधान है ये भी आपका यूएसए से लिया गया है। इसके अलावा यूएसए से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान भी यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। अब आते हैं कनाडा। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो शासन प्रणाली है उसमें क्या होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास ही होती हैं। कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तो हो गया, लेकिन जो मुख्य पावर है, जो मेन पावर है, वो किसके पास है, वो केंद्र के पास है। तो केंद्र क्या होगा, एक सशक्त केंद्र होगा और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं केंद्र के पास रहेंगी। ये वाला प्रावधान कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया। शक्ति विभाजन, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन का अर्थ है केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। ये वाला जो प्रावधान है ये भी कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में गृहीत किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से होगी, राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है यानी गवर्नर की जो नियुक्ति होगी वो किस प्रक्रिया के आधार पर होगी, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत जिसका कि भारतीय संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और नीति निर्देशक सिद्धांतों का कार्य है भारत के अंदर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का चुनाव जो भारत में किया जाता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके विपरीत राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में कुछ लोगों को मनोनीत करता है जो कि शिक्षा, साहित्य या संस्कृति या विज्ञान एवं कला के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये मनोनीत करने वाला जो प्रावधान है ये भी भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है। और ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। इसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन किस तरीके से होगा, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब आते हैं फ्रांस। फ्रांस से कौन कौन से प्रावधान हमारे देश के संविधान में शामिल किया गए हैं। तो जैसे आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में सुना होगा। फ्रांस की क्रांति में एक नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे का। फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था, भाईचारे का नारा दिया गया था। और यही जो नारा था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये जो है फ्रांस से ही भारतीय संविधान में लिया गया है। इसके अलावा गणतांत्रिक व्यवस्था, भारत एक गणतंत्र होगा, ठीक है। तो जो भारत की गणतंत्र व्यवस्था है वो भी कहाँ से ली गई है, फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, समवर्ती सूची, ठीक है। भारत में जो है संविधान में 3 तरह की सूचियों का प्रावधान उल्लिखित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची वो सूची होती है जिस पर केंद्र कानून बना सकता है, यानी संघ सूची में जितने भी विषय सम्मिलित होते हैं उन पर केंद्र सरकार जो होती है वो कानून बनाती है, कोई भी प्रावधान तैयार करती है। इसके अलावा राज्य सूची में जो विषय होते हैं उनमें जो है कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, राज्य को होता है।
वहीं जो समवर्ती सूची होती है वो एक ऐसी सूची होती है, यानी समवर्ती सूची के अंदर जितने भी विषय होते हैं उन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, संसद के यानी जो दोनों सदन होते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा की जो सम्मिलित रूप से बैठक आयोजित की जाती है उसका प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपको पता होगा कि संसद के दोनों सदनों की बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, ये अलग फैक्ट है, लेकिन आपको याद रखना है कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एवं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने का अधिकार जो है, संयुक्त बैठक करने का अधिकार है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं जर्मनी के संविधान की। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता है। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता है। जर्मनी से लिए गए हैं आपातकाल से संबंधित उपबंध। ठीक है, आपातकाल से संबंधित उपबंध हैं वो जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। आपात उपबंधों के बारे में मैंने कल आपको बताया था। भारत में मुख्यतः 3 तरह के आपात लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल और आपका राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में जब कोई देश पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति पैदा हो जाती है, उस समय पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और ये संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। अनुच्छेद 356 में दिया गया है कि जब भी राज्यों में जो आपका जो गवर्नेंस है, राज्यों में जो भी गवर्नमेंट है वो शासन करने में विफल हो जाती है, राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो पूरी तरह से विफल हो जाता है, जो भी कंडीशंस क्रिएट होती हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और ये जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है। इसके विपरीत भारत में धन से संबंधित यानी वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि पैसे का जो है, पैसे को कंट्रोल करना, पैसे का जो धन होता है भारत का उसको मैनेज करना असंभव हो जाता है। ये असंभव होने का कारण क्या है? जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, सूखा आ गया या कुछ ऐसा वित्तीय संकट भारत के ऊपर उत्पन्न हो गया जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, तो उस समय पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और ये वाला प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो जो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का प्रवर्तन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन है, कहने का मतलब है आपातकाल में यानी मूल अधिकार जो हमारे मूल अधिकार हैं, आपातकाल में क्या होता है, उन मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। केवल अनुच्छेद 20 और 21 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको छोड़ करके बाकी आपके जो मूल अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। तो जर्मनी से क्या लिया गया है कि आपातकाल के समय जो मूल अधिकार हैं हमारे वो निलंबित किए जा सकते हैं। ये वाला प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की गई है। इसके अलावा मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ जिसे रूस के नाम से जाना जाता है, रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना में जो आपने देखा होगा, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी, प्रस्तावना में दिया जाता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की जाती है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है ये सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये हो गए भारत के संविधान के स्रोत जो आपको मैंने भी बताए हैं। आपको इन फैक्ट्स को याद करने की आवश्यकता है और यहाँ से अगर संविधान से क्वेश्चन बनता है तो कभी कभी यहाँ से एक दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा संविधान का कौन सा प्रावधान किस देश के प्रावधान या किस देश के संविधान से लिया गया है, इसके बारे में अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा भाग है, भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा लिया गया है।